अड्डा। आज की वीडियो है फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। दिस इज लेक्चर 3.5 एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले हमने बात की है, जब हमने बात की द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई थी वहां पर। एक लेंथ, दूसरा मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ द मटेरियल। वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि जो टेम्परेचर की बात है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अभी तक हम पढ़ते आए थे, या जनरली हम पढ़ते हैं 10th में अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो हमें हर एक मटेरियल के लिए हर एक टाइप ऑफ कंडक्टर, जैसे हमारे पास टाइप ऑफ मटेरियल से कंडक्टर होता है, ठीक है, इंसुलेटर होता है या सेमीकंडक्टर होता है, हर एक के लिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 3.4 में जब हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, साथ साथ हमने इससे क्या किया था, हमने ओम्स लॉ को डिड्यूस किया था। उसके साथ रेजिस्टिविटी के लिए हमने एक रिलेशन निकाला था। तो रेजिस्टिविटी के लिए बेसिकली जो रिलेशन था वो क्या था, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखिए मास यहाँ पे m और e जो है, बेसिकली जो मास था m, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए कितना रहता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और e जो होता है चार्ज होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जनरली अगर मैं बात करूं, जो रेजिस्टिविटी है रो, वो किसकी चीज पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है सबसे पहले n पर। और कैसे डिपेंड कर रही है, आप लिख सकते हैं यहां पे रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पहले तो क्या है, मतलब रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो कर रही है n पे, ठीक है, और दूसरा क्या कर रही है, दूसरा डिपेंड कर रही है इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। जनरली मैं बोल दूं रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। ठीक है, अब टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलाइड होंगे, तो उनका जो एवरेज टाइम है, ठीक है, या बेसिकली जो हम एवरेज टाइम लेते हैं वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ये जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की दो चीजों पर डिपेंड करती है, फर्स्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड द सेकंड द रिलैक्सेशन टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ these two factors we will discuss the difference between metal, insulator, semiconductor and other element, and we'll find out what is the how the resistivity will change with the change in temperature. So let's first talk about metals. तो metals आपको पता है, metals basically metals are very good conductor of electricity. अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि वो करंट को या इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली पास होने देते हैं, और वहां पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं मेटल्स के लिए, तो आपको पता है रो किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है 1/m मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। अब बात करूं अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टेम्परेचर के साथ अगर मैं देखूं तो टेम्परेचर के साथ ऐसा कोई वहां पर चेंज नहीं आएगा, लगभग ऑलमोस्ट ये क्या होती है, ऑलमोस्ट इन डिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये क्योंकि जो मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो अपने टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसे कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा भी रहा हूं तब भी वहां पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। तो बेसिकली जो मेटल्स के लिए देखूं तो जो रो है वो एन पे तो कोई डिपेंड नहीं कर रही है। अब बात करूं रिलैक्सेशन टाइम की, किसकी बात करूं मैं, रिलैक्सेशन टाइम की। अब बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो रिलैक्सेशन टाइम होता है आपके पास एवरेज टाइम जब दो इलेक्ट्रॉन या दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे में कोलाइड करते हैं।
अब देखिए, जब भी मैं कहीं पे भी, आपने जनरल, अगर मैं जनरल बात करूं मटेरियल्स की, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल होता है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स आपने देखा है वो कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर पड़ने लगता है तो वो जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, अब लूजली बाउंड है, मतलब ज्यादा घूम सकते हो, ठीक है। अगर इसको ऐसे समझ लें, अगर क्लास में टीचर है, ठीक है, अगर क्लास में टीचर है तो बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है, हालांकि बहुत सारे नहीं रहते हैं, लेकिन अगर जैसे टीचर चला आता है तो बच्चा एकदम फ्री हो जाता है ना। तो यहीं पे भी वही है कि जैसे ही मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब टीचर जैसे ही बाहर गया तो वैसे ही जो स्टूडेंट थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करने के लिए क्या हो गए, फ्री हो गए, ठीक है। अब ज्यादा लूजली बाउंड हो गए तो ज्यादा टकराएंगे, ठीक है, ज्यादा टकराएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तो ज्यादा उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम पे क्या चेंज आएगा, अब वेलोसिटी जल्दी 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 टकरा रहे तो टाइम धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपको पता है कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। या आप ऐसे सोचते थे कि रिलैक्सेशन टाइम, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, अब आप ऐसे समझिए, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को क्या किया मैंने, बढ़ाया, इसका सिंबल होता है बढ़ाना। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो आप देख सकते हैं दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो रही है, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। तो अगर रो की वैल्यू, सॉरी टाउ की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब अगर मैं जनरल की बात करूं, फॉर मेटल्स if we increase the temperature, generally for metals if we increase the temperature, due to this the successive time, or you can say the relaxation time between the two successive collision between the two electrons will decrease. अब successive time या relaxation time decrease हो रहा है तो it means the resistivity will increase. Now if generally अगर मैं बात करूं तो metals के लिए the resistivity increases with the increase in temperature. क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस, अगर मैं मेटल्स के लिए क्या करूंगा, मैंने जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। कोलिजन का टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर एक कम होता है तो एक बढ़ेगा। अब टाउ क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो इसका बेसिक मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंडली बात अगर मैं करूं तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मतलब ज्यादातर मेटल्स ऐसे मेटल हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ कुछ मेटल ऐसे हैं, बहुत लगभग सारे मेटल ऐसे हैं, लगभग सभी नहीं, लगभग सारे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उनके अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टिविटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फॉर मेटल्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ increase of temperature on the conductivity of metals। तो आपको पता है resistivity, conductivity बेसिकली क्या होता है, conductivity is basically the reciprocal of resistivity, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को मैंने क्या किया, बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो इससे क्या हुआ, रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। अच्छा, रेजिस्टिविटी बढ़ गई तो क्या हुआ, रेजिस्टिविटी बढ़ी तो आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है। अब रेजिस्टिविटी बढ़ी, अब ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। तो जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी में क्या चेंज आ जाएगा,
कंडक्टिविटी में क्या चीज आएगा, कंडक्टिविटी में क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो इट मींस कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। चलो इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या है, देखिए जनरली आपने जब हम 11th में बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है, जनरली सोचिए एक एल लेंथ का कोई हमारे पास रॉड होता है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डेल्टा एल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं जो चेंज हुआ है, जो चेंज है लेंथ में, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड दैट चेंज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, या आप सीधे कह सकते हैं इसको डेल्टा टी। तो दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं तो मुझे क्या रिलेशन मिल जाता है, एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब याद तो होगा कि आपको, अगर याद है तब तो हमने ये कहा किया था जब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, बेसिकली लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ आप समझिए। सपोज कोई भी मेटल के लिए, ठीक है, कोई मटेरियल के लिए, कोई मेटल के लिए इनिशियली जब टेम्परेचर था T नॉट, इनिशियली जब टेम्परेचर था T नॉट, तो सपोज उसकी रेजिस्टिविटी थी रो नॉट, ठीक। अब जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया T। अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज हो गई, वो कितनी आ गई, रो। नाउ व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज क्या है रेजिस्टिविटी में, दैट इज रो माइनस रो नॉट। ये चेंज आ गया रेजिस्टिविटी में। पहले इनिशियल क्या थी, जब टेम्परेचर था T0 तो रेजिस्टिविटी थी रो नॉट। अब जब टेम्परेचर बढ़ के T हो गया तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, रो होगी। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज ना हो कहें तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। अब जो चेंज है रेजिस्टिविटी में किन की चीज पे डिपेंड करेगा, देखिए जो चेंज है वो डिपेंड करेगा सबसे पहले रो माइनस रो नॉट इज डिपेंड ऑन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। अब जितनी पहले इनिशियल रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करेगा ना, कि उसी के हिसाब से तो बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टिविटी। एंड सेकंड कि टेम्परेचर में मैंने कितना चेंज किया तो उस चेंज की वजह से कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ी। तो सेकंड इट विल आल्सो डिपेंड ऑन इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको मैंने ऐसे रखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट P माइनस T नॉट। प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट हटा दिए तो रो माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट P माइनस T नॉट। अब आप कहेंगे अल्फा क्या है, तो अल्फा आपका क्या है, आपने पढ़ा है अल्फा है बेसिकली, यहां पे क्या है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। अच्छा, इसको और एक तरीके से मैं लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया रो माइनस रो नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट T माइनस T नॉट, ठीक। अब मैं क्या करूं, इसको इधर दे दूं, अल्फा इज रो, जो नया हमारे पास रेजिस्टिविटी वो क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट T माइनस T नॉट, या जनरली रो नॉट को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस अल्फा T माइनस T। ये मेरे पास क्या आ गया, किसी भी मेटल्स के लिए या किसी भी मटेरियल्स के लिए जो नई रेजिस्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर, उस टर्म में मुझे क्या मिल गया, एक रेजिस्टिविटी के लिए क्या मिल गया, एक एक्सप्रेशन। सो जो रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल या इनिशियल रेजिस्टिविटी, वो ये आ गया। अब यहां से एक और चीज मैं निकालता हूं, अगर अल्फा निकाल दूं तो अल्फा क्या आ जाएगा, रो माइनस रो नॉट, ठीक है, रो माइनस रो नॉट, ठीक, और साथ में क्या आ जाएगा, दैट इज रो नॉट T minus T। This is the expression for what? Temperature coefficient of resistivity। ठीक, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करूं तो मेटल्स के लिए जनरली, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो यूनिट होगी, जो यूनिट होती है इस अल्फा की, वो क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर मेटल्स
for metals the value of alpha is positive. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि जो यूनिट होती है इसकी पर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, और मेटल्स के लिए जो वैल्यू होती है अल्फा की वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो अल्फा की वैल्यू होती है वो लगभग होती है 4 into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए जो अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4 into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। नाउ एक क्वेश्चन कॉमन सा एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन और बोर्ड वाइज पूछा था कि व्हाट इज मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी टेंपरेचर का क्या रिलेशन है। बेसिकली लीनियरली चेंज होता है, ठीक है। अब जनरली अगर मैं एग्जांपल लूं तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ ग्राफ फॉर बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेंपरेचर फॉर एक मेटल दैट इज कॉपर के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, देखिए यहां तक कुछ है, कोई चेंज नहीं आया। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, जैसे टेंपरेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी आप देख रहे हैं कि क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये किसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है फॉर कॉपर, और कॉपर क्या एक मेटल है। तो जनरली आपको पता है अगर मैं टेंपरेचर बढ़ा रहा हूं तो फॉर मेटल्स द रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये एक्सप्रेशन मैंने निकाला इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो मैं इसको रेजिस्टेंस के टर्म में निकाल सकता हूं, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के टर्म में बात करूं तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर के लिए मैंने माना एल और ए क्या है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियली दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो आर इस पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इट मीन जो चेंज आपका रेजिस्टिविटी में आएगा वही चेंज किसमें आएगा, रेजिस्टेंस में भी आएगा। अब बात करूं, अब वही सिंपल सी बात है, जब टेंपरेचर T था इनिशियल तब रेजिस्टेंस क्या था, R0 था। फिर टेंपरेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, T हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। तो अगर रिलेशन निकालूं तो जो चेंज होगा टेंपरेचर में R माइनस R0 वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे और दूसरा डिपेंड करेगा टेंपरेचर डिफरेंस पे। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं R माइनस R0 इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। अल्फा क्या है, इट इज द कोफिशिएंट टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप इसको, अल्फा इनटू सॉरी इसमें और आएगा, पहले तो क्या करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर अल्फा एंड टेंपरेचर डिफरेंस। या अगर इसको मैं R के लिए सिर्फ R के लिए एक्सप्रेशन निकाल दूं, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर ले दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा R0, ठीक है, प्लस अल्फा R0 T माइनस T0। अगर R0 कॉमन ले तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक रेजिस्टेंस के लिए भी क्या आ गया, मैंने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया जिसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर किसी भी इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कहीं पे दिया हुआ है किसी टेंपरेचर पे और मुझे पूछा है कि इस टेंपरेचर पे किसी दूसरे टेंपरेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इन दो फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से अगर रेजिस्टिविटी निकाल लिया तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और इसके लिए मुझे क्या वैल्यू दी होगी, टेंपरेचर कोएफिशिएंट की भी वैल्यू यहां पर दी। चलिए मेटल्स तो हमने डिस्कस कर लिया, बात करते हैं एलॉय की। अब देखिए कुछ एलॉय टेंपरेचर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट जिस पे जो जिनकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेंपरेचर पे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे टेंपरेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से हैं जिसमें टेंपरेचर का इफेक्ट पड़ता है और वो कौन से हैं जिन पर टेंपरेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइस एलॉय की अगर मैं बात करूं तो एलॉय हमारे पास बेसिकली ऐसे मटेरियल है, ठीक है। एलॉय क्या है, ऐसा मटेरियल है जिस एलॉय की क्या है, जो रेजिस्टिविटी इट हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी एज वेल एज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एलॉय क्या है, ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत क्या होता है, ज्यादा है। अब बेसिकली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं तीन आपके पास एलॉय लेके आऊं, वन है निक्रोम एंड द सेकंड वन इज मैग्नीज एंड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। अगर मैं बात करूं निक्रोम की, तो निक्रोम का जो है टेंपरेचर पे वीकली डिपेंड करता है, बहुत कम डिपेंड करता है लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं मैग्नीज और कॉन्स्टेंटन की, तो दीज टू मटेरियल आर बेसिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेंपरेचर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर एट 0 केल्विन,
जो निक्रोम के पास क्या होगी, कुछ रेजिडुअल होगी, रेजिडुअल रेजिस्टिविटी होगी। ऑलरेडी इसके पास कुछ रेजिस्टिविटी होगी 0 डिग्री का 0 केल्विन पे। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वैसे ही इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब फॉर निक्रोम अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, इट मींस इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इनिशियली 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इट हैज सम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अगर मैं इनके लिए निक्रोम के लिए ग्राफ बनाऊं, इसके बीच रो और टेम्परेचर केल्विन के लिए, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कहेंगे कि यहां से क्यों लिया है, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, रेजिडुअल, पहले से उसके पास कुछ बची हुई क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो कुछ रेजिस्टिविटी है तो मतलब वो 0 से स्टार्ट ना होगी, वहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होते हैं 0 केल्विन है। ठीक है, तो निक्रोम जो है वो वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस है। ठीक, आपको मैंने बता दिया, अगर ग्राफ अगर कहीं पे निक्रोम के लिए पूछा जाता है तो ये ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन साथ में हमारे पास कुछ ऐसे एलॉय भी है जो टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल की बात करूं, मैग्नीन कांस्टेंट है, ये बिल्कुल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर इनके लिए मैं ग्राफ बनाना भी चाहूं, ठीक है, ये टेम्परेचर केल्विन में है और ये रेजिस्टिविटी है। अगर मैं इनके लिए ग्राफ बनाना चाहूं तो सपोज की रेजिस्टिविटी कुछ यहां पर थी, अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लूं लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो उतनी ही रहेगी। 5 थी तो 5 ही रहेगी। ठीक है, भले टेम्परेचर 100 केल्विन हो जाए, 500 केल्विन हो जाए, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो ये तो आपके पास क्या है, एलॉय के एग्जांपल है। तो जनरली फॉर निक्रोम रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन निक्रोम की क्या है, पहले से कुछ रेजिडुअल क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। अगर हम बात करें मैग्नीन और कांस्टेंट की, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर की। सेमीकंडक्टर अगर आपने पढ़े तो सेमीकंडक्टर आर बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, जनरली का थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, एक होता है यहाँ पे वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो जो भी सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी इंप्यूरिटी मिलाते हैं या कुछ टेम्परेचर में चेंज करते हैं जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि इजिली जो हम एक कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से जो यहाँ पे वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो इजिली कहां चले जाए, कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो रिलैक्सेशन टाइम पे तो कोई डिपेंड नहीं होने वाला है, आपको पता है रो इज डिपेंड ऑन एन एंड टाउ। अब रिलैक्सेशन टाइम पे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा कि मूवमेंट कोलिजन कहीं नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, वैलेंस बैंड से कहां जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकता हूं, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ, अभी सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, सपोज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, जैसे टेम्परेचर पे एक टी नॉट पे सपोज 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, वैलेंस बैंड से कहां जा रहे थे, कंडक्शन बैंड में जा रहे थे। अब मैंने जैसे टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो सपोज टी हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब वैलेंस बैंड से क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी नंबर जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है। बेसिकली मैं बोलूं, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए हैं, बढ़ गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ गए हैं, ये चीज बढ़ गई है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। सेमीकंडक्टर के लिए मैंने क्या किया, सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे पास क्या है, बिटवीन होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कुछ ऐसे मेथड या कुछ ऐसे ट्रिक करते हैं, कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं या कुछ थर्मल कंडक्शन करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली कहां चले जाए, फ्रॉम वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है ऐसा चीज जिसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो किसी को क्या करे, डोनेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं उसको। तो जब टेम्परेचर है टी नॉट तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, टेम्परेचर बढ़ाया तो 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग व्हाट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो रहा है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो रिलेशन क्या है, टाउ पे तो डिपेंड नहीं हो रहा है, अब रो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, क्या होगी, डिक्रीज। किसके लिए, सेमी कंडक्टर। ठीक है, अगर इनके बीच में ग्राफ बना लूं, ये टेम्परेचर हो गया केल्विन पे, ठीक है, और ये क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी रो मीटर। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये किसके लिए था, सेमीकंडक्टर के लिए। और अगर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फॉर सेमीकंडक्टर जो वैल्यू होती है अल्फा की, फॉर सेमीकंडक्टर जो वैल्यू होती है अल्फा की, वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। या कार्बन के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। एज वेल एज फॉर कार्बन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब एक और चीज यहाँ पे, ये तो सेमीकंडक्टर ने मैंने बताया। अब इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर के लिए बेसिकली क्या डिपेंड करता है, जो ये दोनों के बीच गैप है, इसको बेसिकली बोलते हैं एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर के लिए बेसिकली एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैं बात करूं तो क्या होगा, आयन जहां बनते हैं, जैसे H2SO4 है, ठीक है, इसको अगर आयन बनेंगे तो ये H2+2 बनेगा, ये SO4-2 बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट जनरली आप पढ़ते जाइए। ठीक है, अब बात करो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, क्या मैंने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कहते हैं, दो आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, जिस बॉन्ड से वो जुड़े हुए हैं, तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो दोनों के बीच जो जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे क्या आएगा, विस्कस फोर्स आएगा। जैसे फ्रिक्शन होता है वैसे ही, जैसे सॉलिड के लिए फ्रिक्शन की बात करते हैं, वैसे ही लिक्विड के लिए किसकी बात होती है, विस्कस फोर्स की बात होती है। तो विस्कस फोर्स भी क्या होने लगा, वहां पर कमजोर होने लगा। ठीक, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कमजोर हुआ, उसके साथ साथ विस्कस फोर्स भी क्या होगा, कमजोर हो गया। तो जो आयंस थे आपके पास वो अब क्या होंगे, मोर फ्री है, ज्यादा फ्री हो गए हो। ठीक है, टीचर जैसे क्लास से गया, बच्चे ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। ठीक, तो अगर बच्चे हैं आयंस तो टीचर कम वीक पढ़ने लगे या बाहर चले गए तो आयंस क्या होने लगे, फ्रीली मूव करने लगे। आयंस फ्रीली मूव करने लगे तो मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर मैं बात करूं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आपको बताया इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड विस्कस फोर्स इज आल्सो डिक्रीजिंग। इट मींस द आयंस मूव फ्रीली। अब आयन क्या होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो इन दोनों से मुझे क्या कंक्लूजन निकला, इन दोनों से मुझे कंक्लूजन निकला कि एस अगर आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। और कह सकता हूं अब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कमजोर हुआ, वीक हुआ, विस्कस फोर्स भी वीक हुआ। इसकी वजह से जो आयन है वो ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे। आयन ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे तो कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो बेसिकली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, if I am or you are increasing the temperature of the electrolyte, the resistivity of that electrolyte will decrease. Now I have another important topic, that is superconductivity. कंडक्टर तो ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो सकते हैं। अब एक होता है सुपर कंडक्टिविटी। देखो एक में क्या होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा ही होगा कंडक्टर में भी। ठीक है, एक ऐसी भी माहौल होगा, एक ऐसा भी कोई मटेरियल होगा जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या होगा, नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो हो गया। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, या ऐसे मटेरियल को, या इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। अब आप समझिए क्या है सुपर कंडक्टिविटी। जैसे अभी तक मैंने बोला आपसे, बेसिकली फॉर मेटल्स और सम अलॉय,
जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इससे हमें एक चीज और मिली, मान लो उसी मटेरियल का मैंने टेम्परेचर गिरा दिया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कूल कर दिया किसी चीज को। बढ़ाने का मतलब है हीट करना, ठंडा करने मतलब टेम्परेचर कम करने का मतलब है कूल करना। तो अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे कि एक पॉइंट पे उनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, मैंने बोला कि टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है कुछ मेटल्स या कुछ अलॉय के लिए। अब उन्हीं मेटल से अलॉय के लिए अगर मैं रेजिस्टिविटी को क्या करता हूं, या किसी भी मेटल या अलॉय के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर को मैंने क्या किया, कम किया। कम किया क्या मतलब कूल किया। तो कुछ मेटल, कुछ तो ऐसे मेटल होंगे कुछ टेम्परेचर गिरने के साथ साथ उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो इफ आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स और alloy when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity and that temperature is known as critical temperature। मैंने आपको जैसे बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ी कुछ मेटल से alloy की, अब मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम, डिक्रीज किया, तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज की। अब उसमें से कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसे alloy है हमारे पास जिनकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके उनकी जो रेजिस्टिविटी हो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और वो क्या बन जाते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो मटेरियल या वो मेटल या वो एलॉय क्या बनता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, या जिस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसको हम दिखाते हैं टीसी से। अगर हम बात करूं फॉर एग्जांपल, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो एट अ टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी होती है मरकरी Hg की, वो क्या होती है, सडनली एक ऐसे टेम्परेचर जो बोलते हैं 4.2 केल्विन पे अगर मैं उसको कूल करूं या लेके आऊं, तो उस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी एकदम क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर। ठीक, और ये टेम्परेचर जो 4.2 केल्विन है, दिस टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा हमारे पास, सुपर कंडक्टिविटी। अब अगर मैं यहां पे अगर ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ है मरकरी का, क्या था, जब टेम्परेचर उसका ज्यादा था तो उसकी इट हैव सम रेजिस्टिविटी। अब जैसे उसका टेम्परेचर आप देखेंगे 4.2 केल्विन पर आया, 4.2 केल्विन पे जैसे टेम्परेचर आया तो रेजिस्टिविटी एकदम क्या होगी, उसकी जीरो होगी, और वो क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। तो ये क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें पूछा जाता है कि जब हम क्या है सुपर कंडक्टर, तो बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इजी है। तो सुपर कंडक्टर क्या है, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल एलॉय या मेटल जिनका टेम्परेचर कम करने पे ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे उनकी जो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो क्या बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर। एग्जांपल पूछा जाए तो मरकरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपर कंडक्टर। तो एक और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, Hg 4.2 केल्विन पे ये क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। एक और मटेरियल मैं ले रहा हूं यहाँ पे एलॉय Pb2 और ये 7 केल्विन पे ये क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि थ्योरी इतनी है हमारे पास कि थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं होता, तो मैं जल्दी एक वीडियो ऐसी लेके आऊंगा आपसे कि 2-3 अगर लेक्चर के बाद एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें हम सारे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो का आप जरूर इंतजार करिए, और जो भी आपको न्यूमेरिकल वहां पे बताया जाए आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। There is a question that the resistance of a wire at the ice point is 5 ohm, कोई भी wire, and at steam point is 6 ohm. When the wire is inserted to a hot bath, the resistance becomes 6.5 ohm. Then calculate the temperature of the bath. कोई एक वायर है मेरे पास आइस पॉइंट पे, मतलब आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो कितना था, 5 ओम था। ठीक है, एंड एट स्टीम पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम पॉइंट पे वो कितना था, 6 ओम था। अब क्वेश्चन है कि उस वायर को जब मैंने किसी एक हॉट बाथ में, एक गर्म पानी का या कुछ भी आप मान लो, उसमें क्या कर दिया, डिप कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 6.5 ओम हो गया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टेंपरेचर ऑफ द बाथ। ठीक है,
तो इनिशियली अगर मैं देखूं, ठीक है, जब टेम्परेचर क्या था आपका आइस पॉइंट पे, मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो रेसिस्टिविटी थी, या जब टेम्परेचर था आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो रेजिस्टेंस था R0 लिख लेता हूं, वो कितना था आपका 5 ओम था, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या हो गया, जैसे T2 जिसको बोला हमने स्टीम पॉइंट, ये क्या है आइस पॉइंट है और ये क्या है स्टीम पॉइंट, T2 हो गया। तो यहाँ पे T2 पे स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, उसको मैंने R100 ले लिया, वो कितना हो गया 6 ओम। अब क्वेश्चन है जैसे कि वो टेम्परेचर क्या है, ठीक है, टेम्परेचर मान लेता हूं मैं, टेम्परेचर यहाँ पे T मान लेता हूं, ठीक है, या टेम्परेचर यहाँ मान लेता हूं T। तो एट T इक्वल टू पे जो रेजिस्टेंस था उसका क्या हो गया 6.5 हो गया। तो मुझे फाइंड करना है कि T की वैल्यू कितनी है। तो पहले मैं इन दो पॉइंट को ले लेता हूं, ये इनिशियल फाइनल, ठीक है, ये इनिशियल फाइनल। तो रिलेशन क्या था, R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट, ठीक है, या इसको मैं ले लूं T नॉट, इसको ले लिया मैंने T, और इसको ले लिया T3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो फाइनल का 6 ओम था, इनिशियल क्या था 5 ओम था, 1 अल्फा को अल्फा ही ले लेता हूं मैं, अभी अल्फा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है थर्मल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे 100 माइनस 0। अगर इसको एक सॉल्व करूं, 6 इज इक्वल टू 5 प्लस एक काम करता हूं 5 प्लस 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक है, या 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 प्लस 500 अल्फा, ये इधर चला जाएगा तो आ गया 1 500 अल्फा। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी 1.500, ठीक। तो इन दोनों को लिया तो मेरे को अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने उसको क्या कर दिया हॉट बात पर रख दिया, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूं इनिशियल और फाइनल, ठीक। तो यहाँ पे इसको मैंने बोला RT, तो फॉर्मूला क्या है RT इज इक्वल टू R100 1 प्लस अल्फा T माइनस T, ठीक। तो RT की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6.5, R100 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है 1.500 रख सकता हूं, और T तो T रहा, और T की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करूंगा, 6.5 इज इक्वल टू ये ले लिया 6, अच्छा ये क्या हो गया आपका 1 प्लस 1.500 T माइनस 100 अपॉन 500, तो दो जीरो से जीरो कैंसिल हो गए इसके, तो ये हो गया 6.5 इज इक्वल टू 6, ठीक, 1 प्लस, अब इसको पहले ले लेता हूं 1 माइनस 1.5 प्लस 1.500 T। अगर इसको मैंने सॉल्व किया 6.5 6, ये क्या होगा 5.5 माइनस 1 4.5 प्लस 1.500 इंटू T, ठीक। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 6 से जो मल्टीप्लाई किया तो 6.5 इज इक्वल टू 24/5, ठीक, प्लस 1/500 TR। फिर इसको मैं क्या करूंगा ट्रांसफर कर देता हूं, तो इसको यहां ट्रांसफर किया तो 6.5 माइनस 24/5 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/500 T, ठीक। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, सपोज एलसीएम मैंने ले लिया 5, तो क्या होगा ये देखो 5 5 से 25 एंड 5 6 से 30, तो 32 हो गया, ठीक है, माइनस 24/5 दैट इज इक्वल टू 1/500 T। इससे कैंसिल हो गया तो 100 आ गया, और ये अगर इसको माइनस किया तो कितना आया देखो 32 माइनस 0.4 माइनस 24, 32 से 24 करूंगा तो 8.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/100 इंटू T। 100 से इसको तो T इक्वल टू क्या आएगा 100 इंटू 8.5, या इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 8.5 से 85
तो किस टेम्परेचर पे इसका जो ये था 6.5 हो गया, वो कितने पे हो गया 85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 से 8.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100, एक जीरो से तो पॉइंट कैंसिल हो गया, 85 बच गया, तो 85 इंटू 10 850 डिग्री सेल्सियस। तो 850 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया 6.5 हो गया। तो इसका मतलब जो हॉट बाथ था उसका टेम्परेचर कितना हो गया 850 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, उस टाइप के हर एक न्यूमेरिकल के बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या था, हमने रेजिस्टिविटी और इट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, हाउ इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, उसके बारे में डिस्कस किया। तो जितने टॉपिक थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल हो, एलॉय हो, सेमीकंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सुपर कंडक्टिविटी हो, बहुत जरूरी थे। उसके बाद हमने जनरली एक न्यूमेरिकल किया। ऐसे ही न्यूमेरिकल बहुत आपको एनसीईआरटी की बुक में या कॉम्पिटिटिव बुक में मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और मेरे चैनल को